चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी संगीत प्रेमी विद्यार्थी हैं, संगीत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आज 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि काफी मजेदार और एकदम इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे टॉप एमसीक्यूज आपको कराएंगे। आप अलग अलग क्लासेस में लगभग आपको 15 एमसीक्यूज मिलते थे और आज एमसीक्यूज की संख्या काफी ज्यादा है, तो कम से कम आपको 22 से 25 के आसपास में तो संख्या के रूप में मिलेंगे ही। तो चलिए, आज लास्ट से ही हम लोग प्रश्न को पीछे की ओर आएंगे। तो सबसे पहले आज का अंतिम जो क्वेश्चन है उसको ही हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखें। तो ये आज के जो पहले अंतिम के जो प्रश्न है वो ये है, प्रश्न है कि फटाफट से आप लोग आराम से देखेंगे कि बेगम अख्तर के गुरु का नाम बताने हैं आपको। भाई, बेगम अख्तर के गुरु कौन से हैं ये आपको बताने हैं कमेंट कर करके कि बेगम अख्तर के गुरु जो है वो कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने दिख पा रहे होंगे। ऑप्शन है यहाँ पे कि नीलू बाबू, अत्ता खां या फिर रसूलन बाई या गिरजा देवी। फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो इसमें अत्ता खां जी हैं, यही आपके बेगम अख्तर के क्या हो जाएंगे भाई, गुरु हो जाएंगे। और बताएंगे कि बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है। ये बहुत फेमस है कि बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है, तो आपको बताने हैं, है ना। जैसे ठुमरी की रानी पढ़ते हैं उसी तरह से बेगम अख्तर को क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, क्योंकि कई वीडियोस में हम लोग चिल्ला चिल्ला करके बताए बेगम अख्तर के बारे में। ठीक है, चलिए अब बाकी सवाल है आपके सामने कि सबसे पहली महिला तबला वादक कौन थी। इनके बारे में भी पिछले सीरीज में आपको बताए हैं। तो इसीलिए नए बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, एक थोड़ा सा नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप लोग VR एजुकेशन और संगीत पे इस पहली बार आकर के क्लासेस को देख रहे हैं, आप किसी भी राज्य में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे KVS हो, NBS हो, AMRS हो या फिर एस्टेट वगैरह हो, या फिर किसी भी राज्य में आप जैसे MP में वर्ग 2 वर्ग 3 के एग्जाम की तैयारी करें, कहीं भी अगर आप शिक्षक बनने के लिए ऑल इंडिया में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है वो काफी बेहद हेल्पफुल होगा। यूट्यूब के भी सेशन और जो पैड बैच चल रहा है वो तो और एकदम खतरनाक है ना। चलिए, तो बाकी अगर बात कर लेंगे तो तबला वादक में अगर देखेंगे कि सबसे पहले महिला तबला वादक की संज्ञा अब बताए हैं कि कब दी गई है, किस सम्मेलन के दौरान दी गई है, और इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, सारी बातें बताए हैं। फिलहाल के लिए जो सही जवाब होगा वो अब्बान ए मिस्त्री यानी डॉक्टर अब्बान ए मिस्त्री की बातें हम पहले क्लास में किए हैं। हाँ, तो रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे आप सबसे कि प्लीज इस सीरीज का लिंक जो है वो कमेंट में, यहाँ पे कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो है। तो आप अगर क्लासेस खत्म होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको लिंक मिल जाएंगे और लिंक को क्लिक करेंगे संगीत के, तो आप नए प्लेलिस्ट जो है वो आप संगीत VR एजुकेशन संगीत पर आप देख पाएंगे एक एक क्लास को सीरीज से। ठीक है, दूसरी बातें बता रहे हैं कि जिनको एप्लीकेशन से जुड़ना है तो एप्लीकेशन का नीचे लिंक भी है, आप एप्लीकेशन VR एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके और आप संगीत के बैचेस से जुड़ करके बेहद लाभ जो है उठा सकते हैं। यही मेरा नंबर है 8825376551 और एप्लीकेशन पे आप कोर्स इनरोल करने से पहले आपको इसी नंबर पे पेमेंट कर देना है, क्योंकि अगर वहां पेमेंट कटाएंगे तो परेशानी होगा। लेकिन यहाँ हमसे पहले बात करके आप इसी नंबर पे पेमेंट कटवा कर करके और फिर वहां कोर्स में आपको इनरोल कराने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। और कहीं भी अगर कोर्स से संबंधित कोई दिक्कत गड़बड़ी होती है तो पेमेंट हमने खुद लिया है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद भी होंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम बात करते रहेंगे आपसे, तब तक प्रश्न भी देखते चले। जयपुर घराने की उप शाखा कौन सी मानी जाती है। बताएंगे कि जयपुर घराने की उप शाखा जो है वो कौन सी मानी जाएंगी। श्याम चौरसी या चौरसिया, सहसवान, अतरौली या फिर खुर्जा, कौन से घराने हो जाएंगे। तो जयपुर की अगर बात कर लेंगे तो इसके उप घराने जिसे अतरौली कहते हैं और आमतौर पर एक साथ ही जयपुर अतरौली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले सवाल है आपके सामने। अगले सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर के आपके सामने आते हैं। प्रश्न है कि सारंगी तथा सूर सागर का प्रचलन किस घराने में अधिक देखा जाता है। सारंगी और सुर सागर, अब सुर सागर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन सुर बहार जो है हम लोग क्वेश्चन के रूप में उनको दिए थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब एक ही चीज है और प्रश्न का आंसर भी वही सही होगा। ठीक है,
तो यहाँ अगर बात कर लेंगे तो सारंगी और सूर सागर, सुरपान, इन सब का वादन के रूप में देखें तो दिल्ली घराना जो है वो काफी आगे है, तो ये दिल्ली घराना सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने अगला प्यारा सा सवाल है कि गुदई महाराज, जिन्हें आप आमतौर पे शामता प्रसाद मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, तो ये गुदई महाराज जिन्हें शामता प्रसाद मिश्र कहते हैं, ये किस घराने के तबला वादक है? फटाफट से बताएंगे गुदई महाराज जो है वो किस घराने के तबला वादक है? तो गुदई महाराज जो है वो आपके बनारस घराने के तबला वादक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा वर्तमान संगीत प्रकार प्रबंध के एक प्रकार नादवती प्रबंध से उत्पन्न है? इसमें से कौन से प्रबंधों से ये उत्पन्न हुआ है भाई? भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये कौन सा वर्तमान संगीत जो कि प्रबंध के कुछ भाग से उत्पन्न है? क्या वो तराना से है, चतुरंग से, ठुमरी से, या फिर चैती लिखा हुआ? ठीक है, चैती से। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कि कौन सा आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। बाकी अगर कोई एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बैच से जुड़ जाना चाहिए, काफी लाभ होगा। थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाला, चाहे एस्टेट हो, बीपीएससी हो, कुछ भी। तो अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पूरे साल समझिए ऑफर ही होता है, एकदम गरीब से गरीब बच्चों के लिए। आप 499 रुपए की राशि में केवल शिक्षक भर्ती के तैयार पे आ जाते हैं, मतलब समकक्ष, और आप लगभग समझिए कि बन ही जाइएगा। तो 499 रुपया में आपको थ्योरी का एकदम बढ़िया वाला कंप्लीट बैच मिल रहा है, कंप्लीट नोट्स का, टॉप क्लास का नोट्स है, कंप्लीट आपको हम गाइड करेंगे और कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो म्यूजिक का कंप्लीट कराएंगे केवल और केवल 499 में। और प्लस में इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, कई जगह पे आपको नोट्स नहीं मिलते, तो हमारे एक्स्ट्रा यही है कि नोट्स मिलेंगे। अगर कोई चाहते हैं कि सर हम सारे क्लासेस अलग अलग जगह पे कर लिए, तो कोई बात नहीं है, कहीं भी करिए। थ्योरी का क्लास केवल अगर किए हैं तो जरूर नहीं कि हमसे ही क्लास करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। संगीत के पूरे सिलेबस को आप कवर करके बैठ चुके हैं, तो दिक्कत है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको रिवीजन करना है। उसमें अगर अलग अलग जगह प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं तो आप हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपए की राशि में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसको प्रिंट आउट करा करके व्हाट्सएप पे मिलेगा। प्रिंट आउट करा करके आप उसे सेट लगा सकते हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन का आपका पीडीएफ एमसीक्यूज के फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, एक पेज में 15-20 प्रश्न आपके कम से कम होंगे, और इसका आंसर का जो पीडीएफ होगा, पहले ही बता रहे हैं, आंसर का पीडीएफ आपको अलग से देंगे, क्योंकि आप 1 2 3 लगातार 40 या 50 जितना आपको मन करे, अगर मतलब एस्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट के लिए अलग देंगे 1000, जिसमें आप 100 क्वेश्चन आराम से लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप बीपीएससी का अगर कर रहे हैं तो उसका अलग 5 ऑप्शन वाला आपको सेट मिलेगा, 1000 क्वेश्चन। तो अगर आपको सेट बाय सेट मारना है तो आप उसमें 80-80 क्वेश्चन जो है वो करके लगाएंगे और उसका आंसर से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये सेट प्रैक्टिस भी अपने यहाँ अवेलेबल होता है क्लास के अलावा। तो ये इसके लिए भी आपको इसी नंबर पे संपर्क करना है, इसी नंबर पे 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे भेज देना है। और भेजने से पहले आप व्हाट्सएप पे हमसे चैट करना चाहते हैं तो कर ले, तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए, बाकी यहाँ फिलहाल सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा वर्तमान संगीत प्रकार प्रबंध के एक प्रकार नादवती प्रबंध से उत्पन्न है, तो ये चतुरंग से हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हम लेकर के आए, इसीलिए आज केवल और केवल आंसर के ऊपर में ही बातें करेंगे। और ऐसे भी यूट्यूब वाले बच्चे बोर होते हैं कि सर आप बहुत बकबक करते हैं, तो केवल हम लोग जो है वो आंसर पे। बाकी आज के क्लासेस में आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर कुछ बताते भी चलेंगे, तो हम बताने का भी प्रयास करेंगे। और खास करके जो पहले के सीरीज में हम पहले बार बार बोले कि अगर किसी सीरीज में किसी के बारे में हम बता दे तो कोशिश करेंगे कि अगले सीरीज में उस पर कम ही बातें डिस्कस करें, है ना। तो प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्वर, पद व ताल से युक्त रचना को कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? प्राचीन काल में अगर स्वर से, पद से और ताल में अगर कोई बंदी रचना है तो जिसे निबद्ध गान कहते थे। और निबद्ध गान को आप सब जानते हो कि अक्षिप्तिका कहते हैं। यहाँ पे वर्डिंग में जो है वो आपका मिस्टेक है, क्या कहते हैं? ये आपका अक्षिप्तिका, शायद लिखने में हम भी गड़बड़ा रहे हैं यहाँ पे अब, है ना। तो ये याद रखेंगे, अक्षिप्तिका, है ना। क्या हो जाएगा? ती और का। तो इस तरह से आपका होगा। यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है टाइपिंग वाले, पहले बताया है कि YouTube के सेशन हम नहीं टाइप नहीं करते, वो कराते हैं हम किसी से। और आपको जो प्रैक्टिस सेट देते हैं वो शुद्ध रूप में होता है, संशोधित रूप में होता है, तो उसमें आपको कहीं से भी एक भी आंसर हो या एक भी ऑप्शन है वो आपको एरर नहीं मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई।
आगे की बात ऊपर की ओर चल रहे हैं तो ऊपर की ओर चलेंगे। अगला ये रहा आपके सामने बड़ा ही मजेदार और शानदार सा प्रश्न। सवाल आपके सामने ये है कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग जो है वो होता है। फटाफट से बताएंगे कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर वाला में इसमें भातखंडे की बात नहीं कही जा रही है, और दो बातें पे गौर करें, एक सम और एक खाली को किससे दर्शाते हैं? क्या प्लस और जीरो से, जीरो या फिर 1 से, या फिर माइनस और प्लस से, या 1 और प्लस से? फटाफट से बताएंगे। एक बातें और करना चाहेंगे कि मात्र हो सके कि 5 या फिर 10 रुपया के अंदर में, बहुत ही कम प्राइस के अंदर में आपको एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखे, रजिस्टर करके रखे हैं, तो 5 से 10 रुपया में आपको 100 क्वेश्चन का ट्रायल प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर करके आप उसमें लगा सकते हैं। तो बहुत ही कम फी रखा गया ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो आ करके ट्रायल करे। ठीक है, तो इसके लिए आपको नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप VR एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद अभी आया नहीं है, अगले क्लास में हम आपको जानकारी देंगे। जब कंप्लीट आ जाएगा तो हम जानकारी देंगे, तब तक के लिए आप डाउनलोड करके रजिस्टर हो सकते हैं। अगर रजिस्टर होने में भी अगर आपको परेशानी है तो VR एजुकेशन संगीत, ये संगीत वाला चैनल पे आपको जाना है, जहां पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, 100 से भी कम सब्सक्राइबर अभी फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर कितना होगा वो तो हम कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इसी VR एजुकेशन संगीत पे आप जाएंगे तो जहां आपको बैच से संबंधित, नोट्स क्लास के संबंधित कोई नोटिस वाला एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे एक आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आप ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आपको आराम से रजिस्टर हो जाना है, और रजिस्टर हो करके वही आपको 5 से 10 रुपया में आपको एक 100 क्वेश्चन का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही कम पैसे में आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, ई-बुक के तौर पे हम लोग बनाएंगे, हालांकि उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर 10 रुपया में भी बेचते हैं तो 20% मान के चलिए कि उसमें ऐप वाले का ही कट जाएगा, तो 10 रुपया में हमको 80% जो जितना बनता है तो वो होगा 8 रुपये। जो भी बनता है वो बस वही हमको मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जो भी हो, चलिए, तो विष्णु दिगंबर की बातें कर रही है और बडिंग है सम और खाली के, तो सम के लिए 1 और खाली के लिए प्लस, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे प्लस और 0 सेलेक्ट किए हैं तो एकदम गलत है। आगे सम कही जा रही है और खाली कही जा रही है, यहाँ पे बातें हैं ताली और खाली की बात नहीं, आगे सम है, तो इसलिए सतर्क रहेंगे, और सही जो जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न, सबसे पहले तो सीरीज को लाइक कर दीजिए। अगर एक एक भी गलतियां अगर आपकी हो रही है आज, तो यकीन मानिए एग्जाम में इन्हीं गलतियों से आप बचेंगे, और यही एक एक नंबर सही कर करके और आप नौकरी करेंगे। वरना यहाँ स्टेट क्वालिफाइड भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, और अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में वैकेंसी 200-300 की संख्या में आती है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी, और इसी में एक सीट सुनिश्चित होगा उन्हीं लोगों को जो अभी एक एक गलतियां कर करके सीख रहे हैं। ठीक है, और वो एग्जाम में वो गलतियां नहीं करेंगे, फाइनली उनका सिलेक्शन होगा। फटाफट से सवाल बताएंगे कि मेजर स्केल में कितने शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? तो मेजर स्केल में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, 7 शुद्ध स्वरों का। सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो ये रहा आपके सामने बहुत ही एकदम प्यारा सा सवाल। दत्तिल ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो दत्तिल मुनि की बात कर लेंगे तो बैच में दोनों बातें बताए हैं, 13, 75 दोनों के। जैसा प्रश्न रहेगा वैसा ट्रीट करेंगे। फिलहाल के लिए 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। कई बार दिक्कत होता है तो ऐसे लिख लेंगे, 15 है तो ये 15, 14 है तो 14। हिंदी में बहुत सारे वर्डिंग ऐसे लिखते हैं तो दिक्कत है, 13। ठीक है, तो ऐसे करने पे आप क्वेश्चन भी लगाए तो पकड़ा जाएगा। तो 13 जो है वो एक का, यानी ए ऑप्शन सही है कि दत्तिल ने 13 जो है वो आपके अलंकारों की संख्या माने। संगीत मकरंद में याद रखेंगे 19 अलंकारों की संख्या मानी जाती है। सोमनाथ ने कितने अलंकार मानते हैं कुल? तो सोमनाथ जो है वो आपका कुल 32 अलंकार मानते हैं। एक साथ कई संगीतज्ञों को हमने बैच में पढ़ा रखा कि कौन कितने अलंकार माने हैं, कौन कितने वृक्कीय सुर माने हैं, सारी बातें। तो इसमें कहीं आपको कोई जो है वो दिक्कत होने वाली नहीं है ना। मतंग वतंग सब पढ़ा रखे कि कौन कितने अलंकार वगैरह भी माने हैं।
अगले सवाल है कि सुबह से शुरू करते हुए प्रदर्शन के समय के अनुसार रागों का सही क्रम चुनिए। एकदम मॉर्निंग टाइम से लेकर करके और जैसे क्रम से किस समय में क्या गाया जाता है, तो सुबह से आपको ऐसे रागों को सिलेक्ट करना है और क्रम पूर्वक सजाना है। क्या हो जाएगा, क्या सुबह सुबह विभास हो जाएगा, जौनपुरी मुल्तानी या फिर पुरिया होगा, या फिर पुरिया विभास जौनपुरी या फिर मुल्तानी होगा, जौनपुरी विभास पुरिया मुल्तानी हो जाएगा, विभास मुल्तानी जौनपुरी और पुरिया हो जाएगा। तो लास्ट में तो पुरिया हो गई सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में पुरिया। तो चलो भाई दो ये काट दिए, अब इस दो काट दिए, एक आपको बताने हैं कि ए सही होगा या बी सही होगा। फटाफट से सोचिए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बता दें आपको, तो सही जो जवाब हो जाएगा विभास होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद ही जौनपुरी होगा, फिर मुल्तानी और पुरिया। तो यहाँ अब ये ऑप्शन जो देख रहे हैं वो आपके सही है। राग को ढंग से पढ़ लेंगे, उनके गायन समय वगैरह आप पढ़ेंगे आराम से, तो ये चीजें जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भारी बातें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला ये आपका अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न बहुत ही इजी है। सवाल है कि शुद्ध और विकृत स्वर मिलकर करके कितने स्वरों का निर्माण होता है। तो इस तरह से अच्छे लेवल के ऊपर में प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा लेकिन कंफ्यूजन डालेगा, और एक एक नंबर जो आपका खाता है उसी तरह के सवाल हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं, है ना, जो एकदम हल्का भी न रहे और जब बहुत ज्यादा भारी भी नहीं रहे, है ना। चलिए, तो शुद्ध और विकृत आप सब जानते हो कि शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होते हैं और विकृत स्वरों की संख्या 5। शुद्ध और विकृत दोनों मिलाते हैं तो कुल जो स्वर बन जाते हैं वो 12, और सही जवाब आपका बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो ये सवाल ध्यान से समझिएगा बात को। सवाल है कि शुद्ध ठाट बिलावल किससे संबंधित है जी। ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल है कि शुद्ध ठाट बिलावल जो है वो किससे संबंधित है। प्राचीन काल से, पूर्व मध्य काल से, उत्तर मध्य काल से, आधुनिक काल से। तो शुद्ध ठाट बिलावल जो हो जाएंगे ये आधुनिक काल से संबंधित हो जाएंगे। ये अब जो है वो शुद्ध मान रहे हैं सब लोग बिलावल को। अब पहले जानते होंगे कि आप लोग, कई लोग काफी को मानते थे, है ना, पहले ज्यादातर काफी को, लेकिन आधुनिक समय में शुद्ध के सप्तक के रूप में, ये ठाट के रूप में हम लोग बिलावल को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बातें की बात कर लेंगे। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीतम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते हो कि अभिनव राग मंजरी और लक्ष्य संगीतम दोनों के दोनों किताबें जो है वो भातखंडे जी के ही किताब है। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपके सामने अगले सवाल है कि स्वर मेल कला निधि में कितने अध्याय है। तो ये फटाफट से अभी हाल में ही स्वर मेल कला निधि के बारे में आपको सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट पढ़ाए हैं, है ना, कि क्या क्या है नहीं है सारी बातें। ठीक है, यहाँ कितनी बातें कर देंगे। स्वर मेल कला निधि में जो है वो आपको कितने प्रकरण बताए गए। तो इसमें 5 प्रकरण होते हैं, जिसे आमतौर पर प्रकरण को ही अध्याय के रूप में जानते हैं। ये बातें आपको हम बता दिए। ठीक है, इसी में अगर आपको बता दिए तो प्रकरण का नाम भी लिखा दे। तो एक है आपका उपोद घात अपकरण, और एक आपका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो स्वर उपकरण प्रकरण हो जाएगा। फिर बीना प्रकरण हो जाएगा, और बीना प्रकरण की बात अगर कर लेंगे तो बीना प्रकरण के अलावे आपका मेल प्रकरण हो जाएगा। मेल और राग, मेल और क्या होगा, राग। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप हमें। चलिए ये लिख दे, मेल प्रकरण हो जाएगा जी। आओ भाई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। मेल प्रकरण और आपके ठाट ये क्या लिख रहे हैं, ठाट मेल तो एक ही है, राग हो जाएगा गुरु। तो ये आपका राग प्रकरण। ऐसे 5 प्रकरण होते हैं स्वर मेल कला निधि में। और इस किताब के रचनाकार जो है वो आप सब जानते हो कि रामामात्य है ना, पंडित रामामात्य। राम और उन्हें अमात्य की उपाधि मिला तो वो रामामात्य हो गए, है ना, दक्षिण भारत के हैं रामामात्य। चलिए अगले सवाल आपके सामने जो है वो आपका आ गया। सवाल है कि सूल ताल का चौगुन कितने मात्रा में आएगा। तो सूल ताल सबसे पहले आपको जानना होगा कि सूल ताल जो है वो 10 मात्रे की ताल होती है। तो इसका चौगुन करेंगे तो आप क्या पढ़ोगे, अगर दुगुन करते हैं तो अगर एक मात्रा के काल में, एक मात्रा के काल मतलब समय में अगर एक मात्रा का गायन वादन उच्चारण हो रहा है तो उसे एक गुण कहते हैं। और जब एक समय एक मात्रा का ही है और 2 मात्रा उच्चारण कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, दुगुन हो गया। उसी तरह से जब आप 10 मात्रा का जो सूल ताल है इसको आप चौगुन करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर गया, 2.5 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका
सी ऑप्शन 2.5 मात्रे में आएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल है कि तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं अस्थाई द्विगुण या फिर द्व्यर्ध। यहाँ पे द के ऊपर में डबल ऊपर में रेफ जाएगा और ये अर्ध स्थित स्वर, तो ये फटाफट से आप जानेंगे। आपको पहले भी बताए थे कि देखिए एक चौथे पर और एक आठवें पर अनुस्वर से एक चौथे पर द्व्यर्ध स्वर और ये आपका द्विगुणित स्वर, और द्व्यर्ध और द्विगुणित के बीच में जो स्वर होते हैं उसे अर्ध स्थित स्वर कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहीं पे स्वर स्थान के तीसरे जो है वो आलाप करते हैं। ठीक है, अगले सवाल ये रिपीट है तो इसमें समय नहीं देंगे, ये आपका रिपीट क्वेश्चन एक बन गया है, तो आप सी ऑप्शन सही होगा, आप सब जान रहे हो। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल यह है कि विभिन्न कालों के स्वरों के बीच में मूल अंतर कितने स्वरों में होता है। तो मूल अंतर जो है वो किस स्वरों में होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि सारे संगीतक अलग अलग सब माने हैं, चल है, अचल है, इन सबकी संख्या आप जानते हो, लेकिन विकृत स्वरों की अगर बात कर लेंगे तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकृत। क्या हो जाएगा? विकृत। विकृत स्वर सबने जो है वो अलग अलग माने हैं, आप सब जानते हो, है ना। कोई कुछ माने हैं, कोई कुछ माने हैं, तो यहाँ मूल अंतर विकृत स्वरों का हो जाएगा। और बस एक दो सवाल के साथ में आज का क्लास खत्म होने वाला है ना। 15 पहले करा दी तो 16 तक ही कराने हैं। तो सवाल है कि निम्न में से कौन सा मध्यकालीन संगीत विद्वान थे। तो अगर मध्यकाल के विद्वान तो पुंडरीक विट्ठल भी है, पुंडरीक विट्ठल की बात कर लेंगे तो 16वीं शताब्दी के हो जाएंगे ये। ठीक है, और रामानाथ और सोमनाथ की बात कर लेंगे, सोमनाथ इनकी किताबें 1610 में आई थी आपका। ठीक है, राग विबोध किताबें 17वीं शताब्दी में, है ना, ये 16वीं शताब्दी से। रामानाथ की बात कर लेंगे तो ये भी आपका 1550 में ये किताब लिखे मोटा मोटी, ये भी 16वीं शताब्दी के हो जाएंगे। और अहोबल की बात कर लेंगे, 1650 में संगीत पारिजात लिखे हैं। तो ये सब जो है वो आपके सब के सब देख रहे हैं, तो या तो 16वीं या तो 17वीं शताब्दी के व्यक्ति है। तो इस समय काल को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो सही जवाब जो होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि भिन्न को चुनिए, इसमें अलग कौन है। तो पिछले बार में कई बार में बताए होंगे आपको, इसमें अलग कौन है। तो भीमसेन जोशी जो है, रोशन आरा, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगर, रहमत खां। तो ये तीनों के तीनों नाम जो दिख रहे हैं बड़ा नाम है और ये सबके सब किराना घराने के ही हैं। तो ये किराना घराने के कलाकार हो जाएंगे। लेकिन रहमत खां की बात कर लेंगे तो ये ग्वालियर घराने से हो जाएंगे, ग्वालियर घराने से। तो यही अलग है, तो डी ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 16 से लेकर के 36 सवालों तक करे, एक क्वेश्चन रिपीट ही मान लीजिए तो 35 आपको कराए। तो 35 मतलब एवरेज 20 क्वेश्चन तो आपके कम से कम 20-21 प्रश्न जो है वो हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कमेंट करके बता रहे हैं कि कितने प्रश्न सही है, सीरीज कैसा लगता है ये आप जरूर हमें बताएंगे। और अगर अभी तक अगर इस क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज आपसे एक हम्बल जो रिक्वेस्ट होता है वही वाली भाई रिक्वेस्ट है, भाई और बहन दोनों, है ना, और भैया दीदी चाचा चाची जो भी देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उम्रदराज भी व्यक्ति देखते हैं। तो कई बार बोलने के क्रम में ऐसे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है, तो बोलने के क्रम में आपको भाई बोल देते हैं या ये। तो अगर आप हमसे सीनियर भी होंगे, उम्र में बड़े होंगे, तो प्लीज आप बुरा नहीं मानेंगे, है ना। और क्लास को लाइक कर दीजिए अपने छोटे भाई समझ के, जो भी आप समझ के करना चाहते हो आप आराम से करेंगे। तो क्लासेस को आप लाइक करिए तो हमें अच्छा लगता है ना। और अगली क्लास और भी बेहतरीन लाने का हम प्रयास करेंगे आपके लिए। और इस तरह से यूट्यूब पे क्वेश्चन जो है वो हम लोग कभी कभी अभी गैप करके आ रहे हैं। जब आपका एप्लीकेशन में क्लासेस खत्म हो जाएंगे, अब खाली बैठ जाएंगे, तो YouTube पे क्लास जो होगा वो कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि निरंतर है। अभी फिलहाल में मेन प्राथमिकता है कि 2 महीने के अंदर में, 2 से 2.5 महीने के अंदर में वहां पे संगीत का क्लासेस आपका कंप्लीट हो जाए। इस वजह से YouTube में थोड़ा सा डिले हो रहा है, मतलब इसको प्राथमिकता अभी कम दे रहे हैं। लेकिन जैसे वहां खत्म होगा, यहाँ पर भी बीच में ये तो एवरग्रीन है, कम ही क्वेश्चन लाएंगे, किसी भी तरह का लेंगे, कभी लेवल कम लाएंगे, लेवल हाई लाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न भी आपके आते रहेंगे। और थ्योरी के क्लासेस संगीत वहां चल रहा है, थ्योरी का क्लास, थ्योरी का नोट्स। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।